नमस्कार। साहित्य कला संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वर्ष 2023 की साहित्यिक कृतियों पर चर्चा के क्रम में हमने पिछले हफ्ते कथा साहित्य पर बातचीत की थी। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कविताओं की बात करेंगे। इस वर्ष आए महत्वपूर्ण काव्य संकलनों की बात करेंगे। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कवि और आलोचक राजेश जोशी, कवि एवं संपादक लीलाधर मंडलोई और कवयित्री एवं आलोचक रश्मि भारद्वाज। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वैसे तो इतनी साहित्यिक कृतियां आती हैं, इतने कविता संकलन आते हैं एक साल में अब, कि उन सब का हिसाब किताब रखना, सबको पढ़ना और सब पर टिप्पणी करना जरा बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि आपने जो महत्वपूर्ण कृतियां इस साल देखी, संकलन के रूप में जो आई हैं, उनके बारे में अपनी राय रखी। सर, मैंने चुनाव किया है और मुझे लगता है कि जितना कुछ मैंने पढ़ा है उसमें से 10 या 12 ऐसे चुन पाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो लगभग मैंने जितना इस साल पढ़ा, इस साल जो भी कृतियां और 2022 के अंत में जो भी थी आई, दिसंबर तक भी जो कृतियां आई थी, तो ये सब मेरे चयन में हैं। और मैंने 2 भाग बांटे हैं। मैंने वरिष्ठों पे कम मैंने सोचा है मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि हमारे समय के 2 वरिष्ठ महत्वपूर्ण कवि हमारे साथ हैं। लेकिन फिर भी 2-3 ऐसे संग्रह हैं जो जिनसे मेरी इस वर्ष की शुरुआत हुई थी, तो मैंने उनको लिया था। जो पहला संग्रह मैंने इस साल का पढ़ा था, पुस्तक मेले से ही लिया था, अशोक वाजपेयी जी का संग्रह था अपना समय नहीं। तो इस संग्रह की शुरुआत में ही जो भूमिका में अशोक जी लिखते हैं, ये कविताएं अपने और अपने समय के बीच ऊहापोह की कविताएं हैं। उनमें चरितार्थ निराशा और विफलता भी भाषा में विन्यस्त अपरिहार्य मानवीयता, शब्दों में रची बिंधी उष्मा और दीप्ति से उम्मीद है अतिक्रमित होती रही है। पढ़ते हुए मुझे अचानक लगा कि क्या ये कवि की निराशा की कविताएं हैं? क्या एक पूरे जीवन कविताओं में अपना जीवन गुजार देने वाला कवि कला में, क्या अब इस समय ये उसके नैराश्य या अंतिम ऐसी की कविता है जब उम्मीदें टूट रही हैं? भूमिका में ही ये समर्पण में लिखते हैं, हम अपना समय लिख नहीं पाएंगे। जी। इसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। जी। मुझे लगता है कि वहीं से उत्तर मिलेगा। हमें किसी ने बुलाया नहीं था पर हम आ गए, हमें किसी ने बैठने को कहा नहीं पर हम बैठ गए, हमसे कोई नहीं कहेगा जाने के लिए पर हम चले जाएंगे। इसी तरह एक और ही कविता है। बार बार यहाँ दरवाजों के बंद होने की बात हो रही है, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसी बंद होने के बीच में से भी कहीं एक कौंध फूटती है, जिसमें हम लोग अपने लिए, जो उनके बाद की पीढ़ी, बहुत बाद की पीढ़ी के कवि हैं, कुछ कौंध जी। देख ले। दरवाजे सब बंद हैं, बाहर से भीतर की ओर कोई चाबी नहीं है जिससे बाहर से उन्हें खोला जा सके। अंदर लोग हैं पर बाहर आने से डरते हुए। फिर कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। हमारे पुरखे हो जाने में कितनी देर है, कितना समय है सीढ़ियों के पानी में डूबने के लिए, कितना समय है अपने आप दरवाजा बंद हो जाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि कुछ बंद होने की बात है, लेकिन क्या यहीं से कोई झिर्री नहीं खुलेगी? क्या यहीं से कोई रोशनदान में अभी भी उजास नहीं है? क्योंकि कविताएं आज भी हैं। 83 वर्ष की उम्र में अशोक जी आ चुके हैं। इसके बाद जो मैंने संग्रह पढ़ा था, जिसमें मैंने पुस्तक मेले में बात भी की थी, ये रोहिणी अग्रवाल जी का संग्रह है। रोहिणी अग्रवाल जी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, कथाकार भी हैं, पर ये उनका पहला संग्रह है, लिखती हूँ मन। वाणी प्रकाशन से आया है और मुझे लगता है एक स्त्री की पूरी जमा पूंजी है यहाँ पर, उसकी पूरी कृतित्व, उसका पूरा जीवन, उसका प्रेम, उसका विवाह, उसके सपनों का टूटना, और इन्हीं सब के बीच में कहीं मनुष्य हो जाने की आकांक्षा। जो हेलेन सुक्सू ने कहा था कि स्त्री अपना शरीर लिखे, अपने शरीर की इच्छाएं लिखे, शी हैज टू राइट हर ओन बॉडी। तो यहाँ पर उन्होंने रोग से भी उन्होंने एक भीषण लड़ाई लड़ी है। ये सब कुछ यहाँ पर हमें नजर आता है। जैसे एक जगह वो कहती हैं, उलटती हूँ राख का ढेर,
नंगी उंगलियों के स्पर्श से बटोरती हूँ अधबुझे अग्निस्फुलिंग, और फूंक कर अस्वीकार की गहरी लंबी फूंकनी, धधकाती लपट के आलोक में रचती हूँ आकांक्षाओं के अनलिखे महाग्रंथ। मेरे साथ नसीहतें नहीं, सपने पलते हैं। लिखती हूँ मन, इनकी एक बहुत सुंदर इसमें कविता भी है, और मेरे ख्याल से स्त्री मन को समझने की एक बहुत अच्छा संग्रह ये बन पड़ा है। इसके अलावा जो वरिष्ठों की ही बात करूं तो पूनम सिंह जी हैं, कथाकार हैं ये भी मुख्यतः, लेकिन कविताएं लगातार लिखती रही हैं और आलोचक भी हैं। उजाड़ लोकतंत्र में इसकी जो भूमिका है ये मंडलोई जी ने ही लिखी है। मंडलोई जी लिखते हैं कि पूनम की कविताओं में विश्व चेतना है, वे अपने लिखे में तानाशाही की शिनाख्त करती हैं, युद्ध की अनपेक्षित रास्तियों पर नजर रखती हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि स्त्रियां राजनीतिक कविता नहीं लिख पाती, लेकिन जब हम पूनम जी की कविताएं पढ़ते हैं, खास करके यह संग्रह, इसमें इरोम शर्मिला पे कविता है, इसमें युद्ध और कविता है, जो आज हम युद्ध की विभीषिकाएं देख रहे हैं, शाहीन बाग की औरतें जो काफी प्रसिद्ध भी हुई थी उनकी कविता। तो ये एक ऐसा संग्रह है जो स्त्री की राजनीतिक चेतना को दर्शाता है, जो अमूमन कहा जाता है कि स्त्रियां बस अपना मन लिखती हैं। बिल्कुल। और कुछ संग्रह हैं, तो मैं इंतजार ना करूं, मैं अब कुछ सुनूं। आप संक्षेप में उनके बारे में बता देंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और संग्रह है मूर्तियों के जंगल में, ये सुभाष राय जी का संग्रह है, सेतु प्रकाशन से आया है, और हमारा समय भी इसमें कई तरह से आया है, और हमारे समय की जितनी भी, जो कई बार लगता है कि हम क्लिशे बातें कर रहे हैं, खबरों की बातें, राजनीति की बातें, धर्म की बातें, लेकिन यही जब एक कवि की कविता में आता है तो किस तरह से बार बार कही गई बातें भी बिल्कुल अलग तरह से खुलती हैं, वो इस संग्रह को पढ़ते हुए हम स्पष्ट देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक कविता है, संग्रह का नाम क्या है? संग्रह का नाम है मूर्तियों के जंगल में जी। एक सपना, मैं बहुत सपने देखता हूँ, आजकल सपनों का भी हिसाब देना पड़ता है। डर लगता है अगर मैं कभी सपने देखते पकड़ा गया तो कैसे साबित कर पाऊंगा कि मेरे सपने नाजायज नहीं। तो कुछ इसी तरह की कविता है जहां एक आदमी समय के साथ संघर्ष करते हुए अपनी कविता बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि कविता बच गई तो शायद उसका अस्तित्व भी बचा रह पाएगा। इसके अलावा और संग्रह हैं जो अब मैं अपने समकाल पे आती हूँ। एक और संग्रह है ज्ञानेंद्र पति जी का, प्रकृति और कृति। ये संग्रह मुझे सॉफ्ट कॉपी में मिला था, क्योंकि इस संग्रह ये शायद प्रिंट में नहीं आया, अमेजन के पास गया है। तो इस संग्रह में भी वो आज जो एंथ्रोपोसीन की हम इतनी बात करते हैं, प्रकृति की इतनी बात करते हैं, तो ज्यादातर कविताएं प्रकृति पे या फिर जीवन की बहुत छोटी छोटी चीजों पर आधारित करके लिखी गई हैं, और बिल्कुल मनुष्य की जो प्रकृति से का टूटता तालमेल है उसके बारे में बात करती हैं कविताएं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी भी कुछ कविताएं आपको पढ़ के बताऊं। एक आध कविता जो मैंने नोट की थी, कितनी चीजें जो अनस्तित्व में चली जाने से पहले ठिठकी हुई हैं पृथ्वी की मुंडेर पर, कंगारू बच्चों की तरह गर्दन उचका, आंखें मिचका मुझे देखता है, प्राणियों की तरह ही अस्तित्व का धूसर उल्लास भरा है उनके एकांत में, असीसती आंखों देखता गुजरता हूँ छोड़ उन्हें उनके ही हाल पे। जी तो रश्मि जी जो आप कम काल पर आएंगी वो हम पहले और दूसरे मनुष्य की बातचीत कर लें। तो इस साल मैंने वरिष्ठों के पढ़ी थी, कई और अच्छे संग्रह आए हैं जो बहुत बाद में आए हैं, जैसे नीलेश रघुवंशी जी का आया है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे वरिष्ठ इस पर जरूर बात करेंगे। आलोक धनवा जी का संग्रह आया है। जी बिल्कुल। मंडलोई जी, अब आपसे गुजारिश है कि आपने इस साल यानी गुजरे साल में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह देखे, पढ़े, उन पर बातचीत की, उनके बारे में सोचा, वो शेयर करें। अनम्यूट कर लीजिए। जी, मेरे संज्ञान में कोई 25 संग्रह हैं, और उन सारे संग्रहों की नफरी करना तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस बीच में आई है
और 21वीं शताब्दी के इस दूसरी दहाई में मेरे ख्याल से वो रेखांकन योग्य बात है। एक तो पार्वती तिर्की का संग्रह फिर उगना, यानी कि मैं उन कवित्रियों की बात कर रहा हूं जो इस बीच में आई हैं, और ऐसा सोशल मीडिया में और कई जगह लिखा गया है कि इस समय लगभग 50 या उससे कुछ अधिक कवित्रियां समकालीन कविता के परिदृश्य में हैं। तो उसमें इस साल जिनका आया, एक तो मैंने पार्वती तिर्की का कहा, इसके अलावा नीलेश का आया है एक चीज कम, विशाखा मुलमुले का आया है अनकहा कहा, और दो दो रानी कितना पानी रश्मि जी का आया है, फटी हथेलियों में नेहा नेहरूका का है, और विपिन चौधरी का भी शायद संसार तुम्हारी परछाई इसी साल का है, ज्योति चावला का है ये उनीदी रातों का समय, और उत्सव का पुष्प नहीं हूं ये अनुराधा सिंह का है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ संग्रह और आए, यानी कि लगभग 10 संग्रह 2023 के मेरे दृश्य में हैं, और मुझे ये लगता है कि 21वीं सदी की इस दूसरी दहाई में कम से कम जो 50 कवित्रियां परिदृश्य में हैं जो 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ करती थी, और ये 20वीं शताब्दी से ही ये ट्रेंड शुरू हो गया था लगभग 90 दशक से, तो ये एक बड़ा परिवर्तन का सूचक है। ये आजाद होती स्त्री चेतना के स्वर का मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा उदाहरण है, और ये जो स्वर है वो आदिवासी से नागर लोक तक आपको दिखाई देते हैं, गोया अपने होने का उद्घोष करते हैं। मुझे ये लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे समय का जीवन विवेक है वो किस तरह से बदल रहा है, और कुछ जो प्रवृत्तियां हैं जो कविताओं में दिखाई देती हैं, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की दिशा में इन कविताओं का एक रास्ता जाता है। जैसे ज्योति चावला का एक संग्रह ये उनीदी रातों का समय है, उसमें एक पंक्ति आती है कि दुख इतने नए हैं कि अनुभव में नहीं, यानी कि ये जो कारपोरेट सेक्टर आ रहा है, ये जो बाजारवाद आ रहा है, और शेयर मार्केट से लेकर जो अमेरिकी साम्राज्यवाद आ रहा है, उसके अनुभव हमारी कविता में उतने नहीं है, और लगता है कि हम उसकी तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। उसी की एक पंक्ति है ज्योति की, हर जगह भूखी आंखें मेरा पीछा करती हैं, या तुम देखना धीरे धीरे रिक्त होगी पृथ्वी, यानी कि मुकम्मल तौर पर हमारे समय के जो मौजूद विषय हैं उन विषयों की तरफ जाना मुझे बहुत रोमांचक लगता है। जैसे नीलेश कहती है कि ढूंढ रही हूं वो जगह जहां नागरिकता धर्म से नहीं मनुष्य होने के खातिर प्रदान की जाए, यानी कि बड़ा सवाल है कि मैं मनुष्य हूं, नागरिकता अगर मुझे मिलनी है विस्थापन के इस दौर में, युद्ध के इस दौर में, तो वो मनुष्य होने से मिलनी चाहिए, वो किसी के धर्म को देखकर, किसी के देश के बैकग्राउंड को देखकर, किसी जाति के बैकग्राउंड को देखकर नहीं देखी जानी चाहिए। उसी तरह से वो कहती है कि वो दिन कभी तो आएंगे जब बुरे दिन बदल जाएंगे अच्छे दिनों में, यानी कि एक जो उम्मीद कविता का मुख्य स्वर रहा है वो भी हम यहाँ इस तरह से देखते हैं। और ये जो सारी चीजें हैं मुझे लगता है कि कभी अपनी आत्मता मतलब अपनी आत्मा के शिनाख्त समय में है, वो विचार की गायकी की कविताओं की तरफ उस वक्त उन्मुख है जब चारों तरफ पसरी नायकीनी के बीच यकीनी की भाषा कविता में आ रही है। जैसे उमा शंकर की
कविता की एक पंक्ति है कि चारों तरफ हत्याओं का सबब क्या है, क्यों बारूद की सुरंग पर रखी है बच्चों की किलकारियां। यानी कि हम एक बड़े विचार की तरफ इस तरह से देख रहे हैं। और इसमें अनुराधा सिंह लिखती है कि एक असंभव दड़वे में व्यतीत शोक समय, यानी कि एक तरफ आप जिस तरह के एक तरह से जो आपकी आजादी है या जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके ऊपर बहुत सारे पहरे हैं, तब ये सिर्फ स्त्री चेतना नहीं है, ये मुझे लगता है कि मनुष्य चेतना है। और इधर की जितनी भी कविताएं मैंने पढ़ी है उसमें कुछ प्रवृत्तियां खास तौर पर दिखाई दे रही हैं, जैसे दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, पिछड़ा समाज है, और जो स्त्री स्वातंत्र की चेतना है उसको हम देख सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी की पक्षधरता दिखाई दे रही है, न्याय के सरोकार दिखाई दे रहे हैं, आंचलिक या प्रादेशिक समस्याओं का रूपांकन हो रहा है, प्रकृति और जैव पारिस्थितिकी की चिंता कविताओं में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मानव अधिकारों के प्रति सजगता है, राजनीति के क्षरण की तरफ ये कविताएं इशारा करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको मोटे तौर पर हम कह सकते हैं। धर्म और जो सांप्रदायिकता का तनाव है वो भी कविताओं में आ रहा है, और कुल मिला के एक सुंदर लोकतंत्र की पक्षधरता में ये कविताएं दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि कविताओं में बदलाव की ये जो आकांक्षा है ये कहीं ना कहीं हमको आश्वस्त करती है कि कविताएं अपना काम कर रही हैं। जी राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, एक तो ये कि आपने इस 2023 में ऐसे कौन से कविता संग्रह देखे हैं जो आपको लगता है कि एक नई जमीन भी तोड़ रहे हैं। एक तो जो धाराएं चल रही हैं स्त्री विमर्श की, दलित विमर्श की, आदिवासी विमर्श भी उसमें एक और धारा शामिल हुई है और काफी मुखरता के साथ सामने आ रही। और क्या चीजें आपने पिछले वर्ष में नोटिस की? एक तो बहुत साल बाद हमारे वरिष्ठ कवि आलोक धनवा का एक दूसरा संग्रह आया है, मुलाकातें शीर्षक से, और उसमें जो लोग आलोक धनवा को ब्रूनो की बेटियां या गोली दागो पोस्टर और जनता का आदमी से जानते रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग तरह का संग्रह है, और इसमें उनका वो स्वर नहीं है, वो भंगिमा नहीं है जो कभी पहले संग्रह में होती थी। इसमें बहुत अलग तरह की कविताएं हैं, कुछ प्रेम कविताएं हैं और कुछ एक खास तरह की उदासी और निराशा भी है। एक कविता है उसमें बलराज साहनी को लेकर, बलराज साहनी के बहुत सारे रेफरेंस हैं। गर्म हवा का रेफरेंस है कि उस अंतिम फिल्म को वो खुद नहीं देख पाए। तो इस तरह की कुछ कविताएं हैं जो बिल्कुल आलोक धनवा के उस पुराने मिजाज से एकदम अलग हैं। एक तो ये है, कुछ सीनियर पोइट्स में महाराज कृष्ण संतोषी का संग्रह आया है, संतोष चौबे का संग्रह आया है, पर कुछ जो युवा हैं जैसे आर चेतन क्रांति हैं या विहाग वैभव है, तो विहाग वैभव का संग्रह आया है मोर्चे पर विदा गीत, जो बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विहाग के बारे में बात करूंगा, थोड़ा से कुछ संग्रहों का नाम मैं लेना चाहता हूं कि हरि मृदुल का संग्रह आया, जो 23 में जो संग्रह आए हैं, खासतौर से कुछ जो मेरे सामने हैं, बदले वक्त के मापक यंत्र, रमेश प्रजापति का वक्त की गुलेल, और घनश्याम त्रिपाठी का जो रास्ता संघर्ष में होता है, अनुराधा सिंह का अभी जिक्र किया था, उत्सव का पुष्प नहीं हूं, नीलेश का संग्रह आया है, सविता भार्गव का भी संग्रह आया है, और बसंत सकरगाय का एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह आया है, कागज पर आग, और आरती का एक आया है, मूक बिंबों से बाहर। इसके अलावा एक पत्रिका जो आरती निकालती है, समय की साखी, उसका 2000 के बाद के युवा कवियों पर एक अंक आया है, जिसमें 40
युवा कवियों की कविताएं और उनके आत्मवक्तव्य हैं, और उन पे 4 आलोचकों के आलेख हैं, जिसमें है शांति नायर का, बसंत त्रिपाठी का, अनिल त्रिपाठी का और डॉक्टर प्रियदर्शनी के आलेख हैं। और इसके अलावा एक परिचर्चा भी है जिसमें विजय कुमार, सविता सिंह, कुमार अंबुज, असंग घोष, ये सब लोग शामिल हैं जिनने इस दौर की कविता पे बात की है। मैं चाहता हूं कि इसमें जो टेंडेंसीज, बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें इस अंक में जो आत्म वक्तव्य हैं और जो आलोचकों के वक्तव्य हैं, उससे ये जाना जा सकता है कि कविता में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं या कविता को किस तरह से सोचा जा रहा है। बसंत त्रिपाठी ने लिखा है कि हिंदी कविता के सामान्य पाठक ने भी यह महसूस किया होगा कि दलित, स्त्री, आदिवासी और मुसलमानों के जीवन से जुड़ी मुश्किलें और प्रतिकार एक संकल्पना और सहानुभूति के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवानुभव के साथ हिंदी की कविता में आ रहे हैं। इसलिए कविता के भाषाई मुहावरे, संरचनात्मक ढांचे और वैचारिकी के विस्तार में ये कवि अपनी तरह से अपना मौलिक योगदान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत यानी जो कहा जा सकता है कि वो जो तबके हैं समाज के, जो जैसे स्त्री, दलित या माइनॉरिटीज जिसे कहते हैं, अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उनके स्वर आ रहे हैं। बहुत सारे कवि आए हैं। अरबाज बहुत ही प्रॉमिसिंग पोइट हैं इस समय। अरबाज खान अशोकनगर से आते हैं वो, और उनकी एक कविता कवि निर्मला गर्ग ने एक किताब की थी कुछ साल पहले, दूसरी हिंदी करके। उसमें अरबाज की वो कविता थी मस्जिद में बच्चे, और वो बहुत ही सुंदर कविता है सारे उस फिनोमेना को समझने के लिए कि किस तरह की अल्पसंख्यक उसमें भी कितने तरह के सोच में बदलाव आ रहे हैं। तो वो हैं फिरोज खान हैं या अदनान कफील दरवेश हैं, जिनकी एक कविता 1992 बहुत ही प्रसिद्ध कविता, बल्कि उससे ये सिद्ध होता है कि कैसे कविता का प्रस्थान क्या नया है। और शुरू ही होता है कि वो कदीमी मस्जिद जब तोड़ी जा चुकी थी तब यानी मैं पैदा हुआ। तो मतलब उससे मालूम पड़ता है कि वो प्रस्थान कैसे 21वीं सदी में हो रहा था। इसी तरीके से विहाग वैभव जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनका संग्रह भी आया है, मोर्चे पर विदाई, नहीं, उनका संग्रह का नाम है मोर्चे पर विदा गीत। उसका एक आत्मवक्तव्य है इसमें, जो समय के साखी में, वो बहुत महत्वपूर्ण आत्मवक्तव्य है, जिसमें पहली पंक्ति है कि हिंदी कविता अब बहुवचन संज्ञा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बिल्कुल युवा कवि इस तरह सोचें कि हिंदी कविता अब बहुवचन संज्ञा है। इस नई सदी की हिंदी कविता में तमाम अलक्षित और परित्यक्त समाजों की संवेदनाओं ने शब्द पाए हैं। भिन्न भिन्न समाजों से आए रचनाकार सक्रिय हुए हैं। इससे कुछ बुनियादी परिवर्तन भी हुए हैं और हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से हिंदी का समाज आश्चर्यजनक ढंग से विस्तृत हुआ है। हिंदी कविता अब बहुवचन संज्ञा है। ये जो एक सोच है, या जैसे एक कवि हैं जो जम्मू से आते हैं, उनका भी संग्रह आया है, और उसका वक्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कवि हैं हमारे कमलजीत चौधरी, ये जम्मू से आते हैं, और हालांकि उनका दूसरा या तीसरा संग्रह शायद है जो पिछले साल आया, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात वो कहते, एक ये बहुत जनरल, यानी इन सारे आत्मवक्तव्यों को देख के एक बात तो लगती है कि ये सारे कवि ये महसूस कर रहे हैं कि कविता का जो
समाज है उसमें बहुत सारी जो तबके थे जो अभी तक कहीं अलक्षित थे वो कविता में आई। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए ये कमलजीत चौधरी कहते हैं, कविता चाहे किसी भी समय की हो, जिस कविताई में तस्दीक, शिनाख्त, प्रेम और प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, वे किसी काम की नहीं। तो एक तरह का प्रतिरोध का स्वर भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। इसकी एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं बहुत ही अच्छी, और इस कविता का नाम है, हालांकि ये कविता थोड़ी सी पहले की है, हिंदी का नमक। और उसमें आता है कि मिठास के व्यापारी, ये दुनिया मीठी हो सकती है पर मेरी जीभ तुम्हारा उपनिवेश नहीं हो सकती, ये हिंदी का नमक चाटती है। तो ये जो भाव है वो एक बहुत ही अलग तरह का पन इन युवा कवियों में आ रहा है। और इतने सारे युवा कवि एक साथ आए हैं, उनके बहुत सारे संग्रह भी एक साथ आए हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। इस खासतौर से ये जो अंक है, ये इस अर्थ में मुझे अच्छा लग रहा है। और ये थोड़े दिन में शायद एंथोलॉजी के रूप में आएगा। एक एंथोलॉजी और आई है जिसे सविता सिंह ने किया है, और उसमें स्त्री के प्रतिरोध का स्वर जो है वो है, और उसमें बहुत सारी ऐसी कवि, स्त्री कवि हैं जिनमें एक प्रतिरोध का स्वर दिखाई देता है। तो सविता सिंह का वो एक एंथोलॉजी उनने की है। इस तरह के यानी परिवर्तन कम से कम कविता में लक्ष्य किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर देखें और ये अंक देखें तो बहुत सारी बातें हैं। जी, तो आपने दो प्रश्न उठा दिए, एक तो समकाल या युवा कवियों को, और दूसरा प्रतिरोध के स्वर। तो अब मैं रश्मि जी से, चूंकि वो समकाल के कवियों का जिक्र करना चाहती, तो अगर ये संदर्भ भी जोड़कर कुछ बात कहेंगी तो और अच्छा लगेगा। प्रतिरोध के स्वर भी कितने तीव्र हो रहे हैं, तीखे हो रहे हैं। समकाल पे ही अब जितने भी संग्रह हैं लगभग सब मेरा समकाल ही है। और मैं पहले कुछ 2-3 प्रवृत्तियों पर बात करूंगी जो मुझे मेरे समकाल में देखने को मिलती है, जो अलग है, जो पहले थी भी तो लेकिन अलग तरह से थी। पहले तो यहाँ सकारात्मकता आपको कम दिखेगी, जबरदस्ती की जिजीविषा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसमें से उम्मीद निकल जाएगी, इस तरह की पंक्तियां आपको नहीं मिलेगी। जो जैसा है, जैसा जीवन है, जैसी हार है जीवन की, जैसे संघर्ष है, उसको हूबहू रख देते हैं कवि और आपसे कहते हैं कि आप देखिए जीवन को, यही जीवन है। मतलब यहाँ कविता आपको जबरदस्ती एक यूटोपिया नहीं रच रही है, वो हमारे समय को, जो हमें समय मिला है बहुत अस्थायी है। यहाँ हमारी नौकरियां अस्थायी हैं, हमारे रिश्ते अस्थायी हैं, जो धर्म की मार है, जो राजनीति की मार है, जो सोशल मीडिया यानी जो तकनीक की मार है, और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए हैं। इन सब के बीच जो हमारे मनुष्य होने की चुनौती है, ये बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है आज की कविता का सबसे बड़ा प्रतिरोध ही यही है कि इस समय में ये कवि, जब इनको कॉर्पोरेट सेक्टर में होना चाहिए, जब इनको कहीं प्रोफेसर या कहीं कोई बड़ी डिग्री लेके, और ये भी वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने कवि होने को बचाया हुआ है। आज के समय में खुद को कवि कहना ही बहुत बड़ी बात है, जब कवि होने का कोई मूल्य नहीं बचा है। जब हम बहुत छोटे थे, जब हमारे ये वरिष्ठ लिख रहे थे, तो कवि एक बहुत बड़ा शब्द था। कवि के आसपास एक बहुत बड़ा मैं कहूँ एक ऑरा बनता था। लेकिन आज कवि होना सबसे निरीह होना है, जिसकी समाज के किसी भी पायदान पे कोई अहमियत नहीं है। तो हमारा समकाल अगर इस बीच में कविता कर रहा है, कवि है और अपने आप को कवि की तरह ही शिनाख्त करवाना चाहता है, तो यही उसका सबसे बड़ा प्रतिरोध है कि वो कविता को जीवित रखना चाहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि शिल्प में बहुत टूट फूट है, क्योंकि सौंदर्य के जो प्रतिमान है वो बदल गए हैं। इन चीजों पर और विस्तार से कभी बात करेंगे, लेकिन अगर आप कृतियों के बारे में और थोड़ा बता पाए। इसके बाद में जो जितनी कृतियां ले रही हूँ, मैं कहूंगी कि मैं उन पे अलग से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ूंगी, 4-5 पंक्तियां, क्योंकि ये सब में मुझे कॉमन बात लगी है कि शिल्प में बहुत टूट फूट है, बिखराव है, गद्यात्मक शिल्प बहुत ज्यादा उसमें बढ़ा है। लेकिन ये भी इस समय की पहचान है कि जब आप
प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हमारे आसपास कंक्रीट ज्यादा है, हमारे कितने कम कवि हैं जो प्रकृति से वाबस्ता हैं या जो एक बहुत सुंदर जीवन जी पा रहे हैं। तो एक ये चीज है। इसमें ही दो तरह के भी कवि हैं। एक तो हमारे पास विहाग जैसे हैं जो सीधा एक अपनी कविता में उद्घोषणा करते हैं कि यहाँ से आगे अपने रिस्क पे आगे बढ़िए। उनकी कविता भी है जो मैं आगे पढ़ूंगी कि इस मोड़ से जो लौटना चाहते हैं लौट जाएं। तो वहां पे वो आज कलावादी कवियों पर एक तंज भी कसते हैं कि यहाँ मलतासी फूल नहीं है, कपासी गंध नहीं है। तो ये एक अलग है, मैं इस तंज पर बात नहीं करूंगी। लेकिन सौंदर्य पे कुछ ऐसे कवि भी हैं जो आज भी प्रेम, सौंदर्य, प्रतीक्षा ऐसे शब्दों को बचा के मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो सीधा तंज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा जो एक सर ने स्त्री विमर्श, दलित विमर्श की बात की थी, मैंने ज्यादातर अपने समकाल में ये देखा है कि वो अपने आप को एक चौखटे में नहीं बंधाना चाहते। अगर स्त्री है तो वो सिर्फ स्त्री विमर्श की कविताएं नहीं लिख रही। अमूमन ये कह दिया जाता है कि स्त्री है, स्त्री विमर्श की कविताएं हैं। लेकिन जब हम उनकी कविताओं के में गहराई से उतरते हैं, जितने भी नाम लिए गए, पार्वती तिर्की आदिवासी चेतना की कवयित्री हैं, लेकिन इसके अलावा वो स्त्री कवयित्री भी हैं। अनुराधा स्त्री कविता में मानी जाती हैं, लेकिन जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो वो सिर्फ स्त्री की कविता नहीं है। लीना मल्होत्रा है या ज्योति चावला है, जितने भी हमारे पास नाम है, नेहा नरूका है। तो मैं पहला संग्रह जो उठाऊंगी वो है चिड़िया की आंख भर रोशनी में, जो अच्युतानंद मिश्र जी का संग्रह है। मैं अमूमन जब कोई संग्रह उठाती हूँ तो मैं देखती हूँ कवि ने कविता को किस तरह से बढ़ता है, कविता कवि के लिए क्या है। तो आप ये पैराग्राफ देखिए जो मैंने पहली ही प्रवृत्ति बताई थी कि कविता बहुत सकारात्मकता आपको नहीं देगी। वो ये भी नहीं कहेगी कि कविता सब चीजों का समाधान है, वो एक ऐसी औषधि है जो मानवता का कल्याण कर देगी। तो आप ये पैराग्राफ देखिए, इन सब से मिलकर बना आदमी, आदमी का दिमाग, आदमी का दिल, आदमी का एहसास, जो करता है हत्या, पीता है रक्त और बहुत दुर्लभ क्षणों में चिड़िया की आंख भर रोशनी में लिखता है कविता। हत्या भी करता है पर कविता भी लिखता है। ये आदमी कौन है? ये हमारे आसपास है। तो जरूरी नहीं है कि कविता कोई एक ऐसी चीज है जिसे अपनाने वाला हत्यारा नहीं हो सकता, छद्म नहीं कर सकता, छल नहीं बुन सकता। इसके अलावा जो संग्रह हैं मैंने आज उठाए हैं, एक अरुणाभ सौरभ का संग्रह आया है, मेरी दुनिया के ईश्वर। मेरी दुनिया के ईश्वर, हम कई सारे छोटे छोटे ईश्वरों के युग में रहने को बाध्य हैं। मनुष्यों के बीच भी ईश्वर बने हुए हैं और जो अलग अलग धर्मों के ईश्वर हैं वो एक प्रतीक तो है ही। अरुणाभ के पास कविता के लिए बहुत सारी कविताएं, बार बार वो कविता पे लौटते हैं। शायद वो कहीं से कविता से ही कुछ ताकत बटोर लेना चाहते हैं इस समय को जीने के लिए। जैसे एक पंक्ति में ये कहते हैं, सांसों की भाषा में कविता, जीवन की गति में कविता, दुनिया के कण कण में कविता, हमारी दुनिया को ईश्वर की नहीं कविता की जरूरत है। इस तरह की कई कविताएं मैं इस संग्रह में कविता पे पाती हूँ और प्रश्न चिन्ह लगता है हमारे आज के समय पे, राजनीति पे। जब हम कविता, जब मैंने ये कहा कि हमारे समय को ईश्वर की जरूरत नहीं है, कविता की जरूरत है, तो मुझे अनुराधा सिंह जी की एक पंक्ति याद आई, ईश्वर नहीं नींद चाहिए। इस साल जो उनका संग्रह आया है, उत्सव का पुष्प नहीं हूं। अब ये भी एक तरह की उद्घोषणा है कि अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि एक स्त्री ये बताना चाहती है कि वो कोई सजावटी सामान नहीं है या कोई वो एक अलंकार की चीज नहीं है, या फिर बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं तो वो एक ऐसी एक कटघरे में बंद कर देने की चीज नहीं है। साहित्य में भी वो एक स्त्री विमर्श के खाने में अलगा दिए जाने की चीज नहीं है। अनुराधा कहती हैं, ढकने का काम उनकी एक कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। ढकना हमारे समय की नियति है। हम सब कुछ, जितने भी हमारे कुकर्म हैं या जितने भी अस्तित्व जिन्हें हम दिखाई चाहते हैं कि हमारी आंखों के आगे ना रहे, थोड़ा ब्रीफ में रहेंगी अभी और भी। हाँ, मैं ब्रीफ पे तो बस दो पंक्तियां ही मैं इनकी कविता की पढ़ूंगी। स्त्री ने भूख को रोटी से और वासना को प्रेम से ढका और प्रेम को विवाह से ढकने के बाद धूप ओढ़कर एक बच्चे को दूध पिलाने लगी। और पुरुष ने वह निराश हुआ और उसने ईश्वर को पृथ्वी के समंदर और रात को एक घर से ढक दिया और उसने स्त्री के वक्ष को कंचुकी से ढकने से पहले उसके होने को अपने होने से ढक दिया।
मैं अब आगे बोल लेती हूँ क्योंकि मेरे पास 5-6 संग्रह और हैं। जब आपने कहा था तो मैंने लगभग 15-20 संग्रह मेरे पास भी निकल आए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं 2 पंक्तियां भी मुझे उनपे लगता है जरूर, इतना समेट पाना शायद आज मुमकिन नहीं होगा, लेकिन तो आपने एटलीस्ट मैं नाम ले लूं जी उनका। एक आध कोई एक और ले लीजिए। जी, एक और संग्रह आया है, सेतु प्रकाशन से ही आया है, इंतजार में आ की मात्रा। ये नवीन रांगियाल का संग्रह है और यहाँ मृत्यु है, जीवन है, प्रेम है, पर इन सब के बीच में प्रतीक्षा है और ये प्रतीक्षा इसके होने को सार्थक करती है जब हम कहते हैं इंतजार में आ की मात्रा। प्रिया वर्मा का एक संग्रह आया है, स्वप्न के बाहर पाओ। ये रजा प्रकाश वृत्ति योजना के अंतर्गत आया है बोधि प्रकाशन से, और प्रिया बार बार अपने स्त्री होने के ऊपर मनुष्य होने की बात करती हैं, और ये इसकी हर कविता में आपको दिखेगा कि इन कविताओं का वितान सिर्फ स्त्री होने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा बाबूशाह कोहली का एक संग्रह आया था, उस लड़की का नाम ब्रह्मलता है। ये रुख पब्लिकेशन से आया था। प्रेम की कविताएं हैं इसमें विशेषकर, लेकिन प्रेम में होना, प्रेम में भी यहाँ एक खुद है, और ये तो आप कविताएं पढ़ के जान पाएंगे कि यहाँ सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, यहाँ जीवन की बात है, जीवन के अनुभवों की बात है। एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद अगर आप मुझे समय देंगे तो जो 3-4 संग्रह और बचे हैं मैं उन पे बात करूंगी। मंडलोई जी, समकाल में आप किन कवियों को उल्लेखनीय पा रहे हैं? इस साल कुछ ऐसे नए कवियों को आपने पहचाना हो, शिनाख्त की हो, जो नई तरह से कुछ बातें कह रहे हैं? मतलब जैसे बच्चालाल उन्मेष की कविता आई और छा गई, कौन जात हो भाई, इस तरह के कुछ नई चीजें भी घटित हुई हैं इस साल। देखिए, इस साल जो चीजें घटित हुई हैं उसमें हमको एक चीज देखना या उसकी तरफ अपनी निगाहें करना जरूरी लगता है। देखिए क्या है कि चाहे युद्ध हो, चाहे हिमाचल का मामला हो, जहां पर इतना सारा आपदा हमारे सामने आई थी, या माइग्रेशन का मामला हो, तो आप ये देखेंगे कि बीज तत्व के रूप में ही सही, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे समय के बहुत मौजूद सवाल है उनकी तरफ इशारा करती हैं या उनमें प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। कुछ संग्रह हैं, जैसे पानी को समझने का समय, लीलाधर जगुड़ी का संग्रह है, और पानी का पत्थर, ये मंगलेश डबराल का है, ये मैं अभी पढ़ नहीं पाया। अनुज लगुन का, मुझे लगता है कि जी पत्थलगढ़ी है अनुज लगन का। तो आप ये देखेंगे कि हमारे समय में ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, कुछ तो नियोजित हैं, जैसे आप युद्ध कह लें, कुछ जो हुई हैं जिसमें कोरोना भी शामिल है। कोरोना को लेकर अच्छी खासी तादाद में कविता आई है जिसमें ईश्वर को केंद्र में रखा गया है, यानी कि ईश्वर से सवाल करते हुए बहुत सारे संग्रह आए हैं। अरुणा सौरभ का मेरी दुनिया का ईश्वर, या ईश्वर कहीं नहीं, ये मेरी किताब का था। तो ईश्वर को केंद्र में रखकर ये जो कविताएं आई हैं, चाहे वो कोरोना के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे आपदा के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हो, तो मुझे लगता है कि हमारे समय के सबसे मौजूद सवाल जो है, जो धरती को लेकर है, जल को लेकर है, अग्नि को लेकर है, मतलब अभी भी आपने देखा होगा कि कितने वनों में आग लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक। तो ये जो चीजें आई हैं, इन चीजों की तरफ इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अंततः सृष्टि का जो कुछ भी मंगल अमंगल होना है वो इन्हीं तमाम चीजों के बीच में होना है, जहां पर मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। कारपोरेट सेक्टर भी उसी तरफ देखते हैं कि किस तरह से जल, जंगल और जमीन के ऊपर कब्जा किया जाए। तो जैसे महादेव टोपो है, या पत्थलगढ़ी ये अनुज लगुन का है, या पार्वती तिर्की की कविताएं हैं, या इसके अलावा और भी कई आदिवासी
कवि आए हैं, उनकी चिंता में सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती को कैसे बचाया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनमें एक बात उभर कर प्रमुख विचार की तरह से ये आई है कि अगर इस धरती को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधे जीवों को बचाना है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी का जो जीवन दर्शन है उस दर्शन को अपनाए बिना आप इस सृष्टि को नहीं बचा सकते। तो ये जो एक केंद्रीय बात उभर कर आई है, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें तो बहुत सारे मुद्दे समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो स्थायी है उसमें एक बात ये है, अच्युतानंद मिश्र की बात हो रही थी। अच्युतानंद मिश्र की कविताओं में या आर चेतन क्रांति की कविताओं में या अरुणाभ सौरभ की कविताओं में या अनुज लगुन की कविताओं में हम ये देखते हैं कि चाहे दृश्यों के माध्यम से, चाहे ध्वनियों के माध्यम से, चाहे इमेजेस के माध्यम से, ये जो प्रकृति के साथ जो अनाचार हो रहा है, ये जो लगातार बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे बिंब मिलते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी कवि की एक चिंता, एक ऐसी चिंता होनी चाहिए जो इस सृष्टि को बचाने के पक्ष में वो लगातार मौजूद बनी रहे। तो एक चीज तो मुझे ये देखने में आई है, एक चीज ये देखने में आई है कि एक खास तरह से अपने समय को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। अशोक वाजपेयी जी का संग्रह है अपना समय नहीं, या हम और भी संग्रह जो देख रहे हैं, तो ये जो एक बात है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का अयाचित दबाव ऐसा है जब हम अपनी बात शायद कह नहीं पा रहे, और एक खास तरह का नैराश्य, एक खास तरह की उदासी का समय भी हमको इन कविताओं में दिखाई देता है। एक तरह की बेकली है, बेकली जिसको मुक्तिबोध का जो शब्द था, या वो कहते हैं कि वृक्षों पर बैठे हुए पक्षियों पर भी कर्फ्यू है। तो ये जो एक भयानक चीज हो रही है, तो ऐसा लगता है कि कभी जिंदगी के अंधेरे कब्रों में लगाता चक्कर कोई एक लगातार, तो वो जो हम लोगों के आसपास एक अयाचित और अप्रिय अंधेरा है, उस अंधेरे को अपनी तरह से अपनी भाषा में कवि देख रहे हैं। अगर आप याद करें तो कुंवर नारायण की एक बड़ी सुंदर पंक्तियां, 4 पंक्तियां थी कि बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो ये मनुष्य के जंगल हो जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, और ये बहुत सकारात्मक संदर्भ में नहीं है। यानी कि एक आदमी इस दुनिया के बारे में अपने तात्कालिक संदर्भों से, तात्कालिक विषयों से और तात्कालिक जरूरतों से निकलकर बाहर सोच ही नहीं पा रहा है। और ऐसे समय में अगर हम चाहे देश की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे विश्व की बात हो, ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े विषय हैं जिनकी तरफ हमारी समकालीन कविता ने इशारे किए हैं। जी राजेश जी, आपने प्रतिरोध की बात की थी अपने पिछले वक्तव्य में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो विश्व स्तर पर जिस तरह से संघर्ष, युद्ध, धर्मोन्माद, लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्तियां, निरंकुशता, ऑथोरिटेरियनिज्म, ये सब बढ़ रहे हैं, क्या हमारी कविताओं में ये परिलक्षित हो रहा है? किस हद तक? एक हद तक अगर देखें हमारी कविता, एक तो ये बहुत स्पष्ट है कि एक तरह से एंटी, यानी किसी भी तरीके की तानाशाही या फासिज्म के खिलाफ एक आवाज सारी दुनिया में सुनाई दे सकती है। यानी मतलब कई देशों की कविता में और कई देशों की पॉलिटिक्स में सुनाई दे सकती है। हमारे यहाँ भी
अगर बहुत सारे अलग अलग तबके से जो कविता आ रही है, उसमें एक तरह का प्रतिरोध जो है वो इस तरह की तानाशाही के विरुद्ध है। अभी मंडलोई ने जिक्र किया पत्थल गढ़ी अनुज लगुन का। अनुज लगुन बहुत ही स्पष्ट रूप से यानी ये बात कहते हैं कि मैं अपनी कविता की परंपरा को आदिवासी वाचिकता में देखता हूँ। और पत्थलगढ़ी जो संग्रह है यानी वो जो कविता है विशेष रूप से वो उसका एक बहुत छोटा सा अंश मैं सुनाना चाहता हूँ कि और ये पूरे प्रतिरोध को कैसे देखने का एक तरीका है कि भाषा का ये फेर पुराना है। सरकार आदिवासियों की भाषा नहीं समझती है, वे उन पर अपनी भाषा थोपती है। आदिवासी पत्थल गढ़ी करते हैं और सरकार को लगता है कि वे बगावत कर रहे हैं। तो ये जो एक पूरा फिनोमेना है कि कैसे आप भाषा थोप रहे हैं, कैसे आप लोगों को उनके जगहों से हटा रहे हैं, उनको विस्थापित कर रहे हैं। ये बहुत सारी लड़ाइयां हैं। लड़ाइयां पॉलिटिकल तो बहुत साफ हैं, यानी इस समय शायद सबसे ज्यादा कविता इसीलिए पॉलिटिकल हुई है और ज्यादा पॉलिटिकल है कविता। चाहे इस दौर के जितने युवा कवियों को देख लें, वरिष्ठों को भले ही ना देखें, पर युवा कवियों को अगर देखें तो खास तौर से उनमें खास तरह की आग है, उनमें एक तरह का प्रतिरोध का स्वर बहुत ज्यादा है बनिस्बत यानी। और बल्कि ये कहा जा सकता है, यानी ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा जरूर भले ही लगे, पर जो तब अलग अलग यानी जो सबाल्टर्न रियलिटीज के तबके आए हैं, उनकी कविता में प्रतिरोध का स्वर कहीं ज्यादा मुखर है और ज्यादा साफ है। चाहे माइनॉरिटीज को देखें, चाहे आदिवासियों को देखें, और चाहे दलित कविता को देखें, और चाहे स्त्री विमर्शवादियों को देखें। मतलब मैं अस्मिता विमर्श की बात नहीं कर रहा कि अस्मिता विमर्श के संदर्भ में देखें, वो ठीक कह रही थी रश्मि भारद्वाज के अस्मिता विमर्श अब एक तरह का उस तरह से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी कविता उस अस्मिता विमर्श से बाहर भी निकल आई, उसने उसका अतिक्रमण कर दिया। और इसी पे शायद सविता सिंह का जो संग्रह, सविता सिंह ने जो एंथोलॉजी की है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य स्वर भी है कि स्त्री कविता जो है अब वो बहुत ज्यादा स्त्री के सवाल से बाहर सोशल और पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रही। और इस तरह की बहुत सारी कविताएं उन्होंने वहां पे इकट्ठी की हैं, खासतौर से बहुत सारी आदिवासी और दलित उनसे तबकों से आई कविताएं भी उसमें हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, यानी इस पूरे फिनोमेना को देखने की जरूरत है। चाहे अच्युतानंद मिश्र की बात हुई, अच्युतानंद मिश्र का संग्रह आया है, तो ये अगर हम इस दौर के संग्रह देखें, वाली बहुत सारे संग्रह हो सकते हैं कि क्योंकि कोई भी पूरे संग्रह नहीं देख सकता या नहीं पढ़ सकता, पर ज्यादातर संग्रहों को पढ़ते हुए ये बात तो स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं कविता जो है, अभी मैं बस एक अंतिम पीस एक कोट करना चाहता हूँ। केरल की आलोचक हैं शांति नायर, हिंदी की आलोचक हैं, और बहुत ही उन्हें महत्वपूर्ण ढंग से एक छोटा सा हिस्सा है उनके इस अंक में लिखा हुआ। अपने समय के तमाम पड़ावों को पार करते हुए आज कविता आमूल परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। कविता धूर्तता, कठोरता और संकीर्णता की प्रतिध्रुव है। इस दिशा में वर्तमान कवियों की भूमिका को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज की हिंदी कविता भारतीय मनुष्यता की विकासमान चेतना का प्रलेख है, एक गहरा आत्मनिरीक्षण है। लाउड तो नहीं है, पर जैसे मलयालम के कवि
पीपी रामचंद्रन अपनी कविता ललित में कहते हैं, एक कूक दर्ज करती है कि मैं हूं, एक पंख दर्ज करता है कि मैं था, और सिकते हुए अंडों के ऊपर गर्मी दर्ज करती है कि मैं रहूंगा। इसी तरह हमारी नई पीढ़ी की ये कवि अपनी सही और जोरदार उपस्थिति को अपनी अभिव्यक्तियों से दर्ज कर रहे हैं। ये शांति नायर का एक छोटा सा कोटेशन है जो उसको लगभग पूरे इस दौर की कविता को कहीं ना कहीं इंगित करता है, मुझे ऐसा लगता है। जी मंडलोई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कार्यक्रम के समापन का समय है। एक बहुत बारीक सी बात जो मुझे समझ में आती है कविताओं में, वो ये है कि सपने देखने का जो मूलभूत अधिकार कवियों का है, वो उसे देख रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि अभी जो विचार हमारी कविता में आ रहे हैं, उनमें हाशियों की बात छोड़ दें, नागर कविता में तो वो विचार परमाणु की तरह हैं, लेकिन परमाणु का जो एक तरह से किसी विस्फोट में बदलना है, उस तरह की चेतना सिर्फ हाशिए से आ रही है। वो चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या पिछड़े वर्ग के लोग हों। तो केंद्र में हाशिए की कविता बहुत अधिक नहीं पहुंचती है और उसका संज्ञान भी लेना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि अगर हाशिए की उन कविताओं को जो दूर दराज के इलाकों में जन्म ले रही हैं, चाहे वो बस्तर हो, जैसे उन्होंने बस्तर में देखा, बस्तर में कुछ कवि आए हैं, वो बहुत ही मौसम है जो बहुत अच्छा लग रही है। जी, तो ये इस तरफ कभी हम लोगों को इस कार्यक्रम में तैयारी के साथ बात करना चाहिए। और समय लगभग हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने समय की गवाही में हैं। हम कविताओं को चश्मदीद की तरह दर्ज कर रहे हैं। उसका शिल्प कुछ भी हो सकता है, जैसे शमशेर कहते थे कि कुछ खोल कर कुछ छुपा कर, ये भी हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसको अगर आप इस निगाह से देखें कि कविता ने अपना काम कभी करना बंद नहीं किया है, उसमें एक गतिशीलता रही है, एक सातत्य रहा है। और हम अभी सिर्फ हिंदी कविता की बात कर रहे हैं। जब हम भारतीय कविता की बात करेंगे, जैसे राजेश ने इशारा किया है, तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो भारतीय भाषाओं की कविताएं हैं, उसमें जो पूरा का पूरा, मैं विमर्श की बात नहीं करता, जो विचार विमर्श आ रहा है, वो सही दृष्टि में मानीखेज है, और उसके बारे में कभी हम लोगों को बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। रश्मि जी से मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ, और कृतियों के बारे में तो शायद बात करने का समय नहीं रहेगा, लेकिन एक टिप्पणी चाहता हूं मैं कि ये तो कवियों की बात हो गई, कविता संग्रहों की बात हो गई। पाठकों में कविताओं को लेकर क्या कुछ आकर्षण बढ़ता दिखा है, कविताओं को पढ़ने का, रिएक्ट करने का, पाठकों की तरफ से कुछ अगर आप कह सके तो? अनम्यूट कर लीजिए रश्मि जी, अनम्यूट कर ले। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के दौर में पाठकों में आकर्षण बढ़ा है, नए पाठक जुड़ रहे हैं। एक उसको हम पोस्टर संस्कृति भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्टर्स पे कुछ कविताओं की पंक्तियां आती हैं, तो युवाओं में एक उत्साह भी आता है कि वो कविता से जुड़े। कुछ ग्लैमर भी है कि हाँ, कवि हैं, कवि कैसे लिख रहे हैं, उनकी कुछ कविताएं शेयर करें तो आप देखिएगा कि 5-6 पंक्तियां लिख के किसी लड़की ने अपनी फोटो शेयर कर दिया, किसी पुरुष ने फोटो, तो इस तरह के भी है। लेकिन इससे लगभग फायदा तो कविताओं का ही है। और एक बात मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि जो चौखटे बने हुए हैं कविताओं में, वो भी पाठक तोड़ रहे हैं। पाठकों को कविता से मतलब है, उन्हें नहीं पता कि ये कविता हाशिए की है, ये कविता स्त्रियों की है, ये कविता दलित विमर्श की है। उन्हें कविता से अर्थ है, वो कविता से जुड़ते हैं। कवि उनके लिए नेपथ्य में है, कविता की पंक्तियां उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि हिंदी कविता के लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है कि जहाँ कवि होना
ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कविताएं इम्पोर्टेंट है, ना कि वो क्या है, कहाँ से आ रहा है। और सोशल मीडिया के दौर में अब ये भी कहना मुझे सही नहीं लगता कि ये हाशिए की कविता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा मंच दिया है और सबके अपने पाठक हैं और पाठक पहुंच रहे हैं हर उस कवि तक। अगर उसके पास इंटरनेट है तो वो मुख्य धारा में है, वो ऐसा नहीं है कि वो महानगरीय कवि रह गया है या वो गांव दूर दराज में लिख रहा है। बल्कि मुझे तो लगता है कि उस तरह के कवियों का स्वागत हिंदी कविता हमेशा से ज्यादा खुले दिल से कर रही है, उन पर ज्यादा बातचीत होती है। और कुछ लोगों को बस ये मानकर कि ये महानगरीय संस्कृति के कवि हैं थोड़ा सा अलगा दिया जाता है। तो ये प्रवृत्ति भी टूटनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए कि उनके कविताओं में क्यों एक पूर्वाग्रह से जो हिंदी कविता का एक आलोचक धरा है उसमें प्रवेश करता है और बाकी कवियों पर वो बात नहीं होती। तो खैर ये एक अलग मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि ये है कि नागरिक कविता कवियों का वर्चस्व रहा है, वर्चस्व रहा है। और पहली बार जब वो दरवाजा खटखटा रहे हैं तो उनका वहां खोल के स्वागत तो होना ही नहीं। कविता, हिंदी कविता ने हमेशा से कवियों को, कविता को महत्व दिया है। और आप देखिए कि आप यहाँ तक कि मैं अगर भारत भूषण का ही इतिहास देख लूं तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी को इसलिए दरकिनार किया गया है कि वो कवि जो है, हाशिए के लोग तो कविता लिख ही नहीं रहे थे। और मुझे लगता है कि वो भी हाशिए के लोग तो लिख ही नहीं रहे थे। मुकेश जी, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए, यहाँ टोकना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो लिख रहा है इसका मतलब उसमें खुद एक हाशिया है। मैंने पहले ये बात कही थी कि अगर आज जो कोई भी कविता लिख रहा है वो कोई ग्लैमर में नहीं लिख रहा है, वो शौक में नहीं लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक हाशिया है जिस वजह से वो कविता में आ रहा है। ये प्रवृत्ति भी लक्षित होनी चाहिए, नहीं कि अभी भी हमें सेग्रीगेशन करना चाहिए। ठीक है, जो बहुत बड़ा स्वर आ रहा है, जो दमित स्वर आ रहा है, ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के होने ने इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और हो सकता है कि जो कवि आपको बहुत ही महानगर में बैठा हुआ बहुत प्रिविलेज लग रहा है, उसके संघर्ष आप अलक्षित कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि वो, लेकिन इंटरनेट वहां भी है, यहाँ भी है। हो सकता है संघर्ष के जो क्या बोलूं स्तर है वो अलग हो, लेकिन मुझे लगता है पाठकों के बीच कविता महत्वपूर्ण है। ये मैंने नोटिस किया है। जो आपका सवाल है, आप अगर संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहें पाठकों के हवाले से भी। जी, मैं सर मैं एक दो नाम ले लूंगी। राजेश जी से मेरा सवाल है कि क्या पाठकों के बारे में टिप्पणी आप करना चाहें? जी, मैं सिर्फ इतना से कहना चाहता हूं कि ये सही है कि सोशल मीडिया ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और उसमें एक तरह की स्वतंत्रता है, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है कि उसमें कोई एडिटर नहीं है और कोई आलोचक नहीं है, इसलिए एक किस्म की अराजकता भी वहां है। तो वहां अच्छी बुरी कविता का कोई विवेक, उस पर बहस नहीं हो पाती। इसलिए एक कहीं ना कहीं एक बहस में अभी इसमें जो बहस हुई उसमें विजय कुमार ने कहा, जो युवा आलोचक और कवि हैं, कि इंटेलेक्चुअल टफनेस जो है उसकी कमी कहीं ना कहीं कविता में दिखाई देती। तो ये हो रहा है कि उसने एक ऐसी स्वतंत्रता को निर्मित किया है सोशल मीडिया ने, जिसने हमें कहीं ना कहीं एडिटर की जो कमी हो गई है, जो एडिटर नहीं है और कोई आलोचक नहीं है, तो इसलिए उसका वो जो विवेक जिससे हम कविता की खूबियों को पहचानते हैं, कविता को जानते हैं, कविता के महत्व को जानते हैं, कविता की बारीकियों को जानते हैं, वो विवेक कहीं ना कहीं इससे हर्ट हो रहा है, यानी इससे कहीं ना कहीं आहत होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि एक अराजक स्पेस कोई बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, मंडलोई जी, मुझे ये लगता है कि पहले ना मैंने जैसे राजेश थे तो राजेश के साथ या विजय कुमार के साथ या उस पीढ़ी के पहले और बाद में एक बहुत गहरा संवाद युवाओं के साथ वरिष्ठ लेखकों का हुआ करता था। मुझे तो लगता है कि मेरी मेकिंग तो उस सत्संग से ही बनी हुई है, जहां पर मैं एक ऐसी उदात्तता देखता हूं जिसमें कि अगर आपकी आलोचना भी की जाए, राजेश ने कई बार मेरी बहुत सारी कमियों की तरफ इंडिकेट किया, लेकिन वो संवाद का जो एक
प्लेटफॉर्म होता था, बहुत ही निजी किस्म का प्लेटफॉर्म या थोड़ा सार्वजनिक भी, वो सोशल मीडिया पर नहीं है। एक खास तरह की आत्ममुग्धता और एक खास तरह की अहो रूपम अहो ध्वनि वाली बात सोशल मीडिया पर आई है, जहां पर हमने तो अपना जो कुछ था कर दिया पोस्ट। हमको ना इसके बारे में किसी की बात सुननी है और ना ही ज्यादा से ज्यादा सुननी है तो कितने लाइक आए, कितने लोगों ने पसंद किया, और उनका भी एक ग्रुप बन जाता है। एक ऐसा ग्रुप सोशल मीडिया पर बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ वाद विवाद और संवाद की एक परंपरा रही है, उस परंपरा से हमारे युवा साथी बहुत दूर है। मैंने तो लगातार कई युवाओं पर लिखा भी है, उनसे बातचीत भी की है, उनकी किताबों पर लिखा है, लेकिन सारा मामला वहीं आके ठहर जाता है कि हमको अपनी कमजोरियों के बारे में या अपनी कविताओं को बेहतर करने के लिए एक संवाद, एक सत्संग ये करना चाहिए। ये एक परंपरा सोशल मीडिया में आने के बाद टूटी है और मुझे लगता है कि रश्मि मानेगी कि ये एक सच बात है। और मैं तो देख रहा हूं, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि वाकई हमको अपने समय में सिर्फ रचना की जरूरत भी नहीं है, रचना और आलोचना की जरूरत है। इन दोनों की संगत नहीं होगी तो कविता का चेहरा ज्यादा उज्जवल जो हो सकता है उसमें कोई ना कोई कमी आएगी। जी बिल्कुल, हम लोग अपने अपने इको चैम्बर में हैं और जो अराजकता की बात की है राजेश जोशी जी ने, वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि आत्ममुग्ध, आत्म प्रचार और अपना ही एक संसार गढ़ के उसी में खुश होना, उसी में अपने दावे प्रस्तुत करना, ये प्रवृत्ति बढ़ी है। लेकिन ये समय का भी असर है, उसमें भी कुछ हम ऐसे मंच और संवाद के केंद्र स्थापित कर सकते हैं जो इस तरह की कमी को पूरा कर सकते हैं। बहरहाल आप सबने वक्त निकाला आज की चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, नमस्कार।